एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कल के लेक्चर में आपने पढ़ा सोशियोलॉजी के जो फाउंडर हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में। आज हमारा लेक्चर सीरीज का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे शास्त्रीय समाजशास्त्री सिद्धांतकार जो कि फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजिस्ट में गिने जाते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में। इनके बहुत सारी प्रसिद्ध थियरीज हैं। इनको प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में गिना जाता है। समाजशास्त्र को एक साइंस के रूप में, एक नवीन शास्त्र के रूप में स्थापित करने में इनका अहम योगदान रहा है। इनके सिद्धांतों ने समाजशास्त्र की जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार करने में एक अहम भूमिका निभाई है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ में जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसके नोट्स, टॉपिक वाइज क्विज सारी की सारी मिल जाएंगी। तो हर्बर्ट स्पेंसर, ये जो समाजशास्त्री हैं, ये काफ़ी हद तक प्रभावित थे डार्विन से। डार्विन जिन्होंने दिया था प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत। ये थियरी इन्होंने दी थी प्राकृतिक प्रवरण का सिद्धांत, जिसमें कि इन्होंने बताया कि वही प्रजातियां जीवित रह पाती हैं जो कि प्राकृतिक वातावरण से अनुकूलन कर पाती हैं। मतलब प्रकृति चुनाव करती है, प्रकृति चैलेंज देती है व्यक्तियों को। प्रकृति के अनुरूप जो लोग अपने को ढाल पाते हैं वो जीवित रहते हैं और बाकी लोगों का फिर वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इन्होंने बताया कि वही प्राणी, वही जीव आगे बढ़ पाए जिन्होंने कि प्रकृति के साथ में अपना समायोजन कर लिया। बाकी समस्त प्राणी विलुप्त प्राय हो गए। अभी इसका करंट एग्जाम्पल आप ये जो कोरोना काल है इसमें देख सकते हैं। देखिए, जब ये महामारी आई तो क्या हुआ कि एक तरीके का आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राकृतिक प्रवरण कैसे कि ये एक प्रकृति की महामारी थी जिसमें सिर्फ वही लोग सरवाइव करेंगे जिन लोगों ने ठीक तरीके से बैलेंस की सारी चीज़ें, डिस्टेंस वगैरह बना के रखी, थोड़ा सा लॉकडाउन का पालन किया, अपनी हेल्थ का, अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखा। मतलब कि बदलते हुए परिवेश के साथ में, बदलते हुए प्राकृतिक चीज़ों के साथ में जिसने खुद को ढाल लिया वो लोग आगे बढ़ पाए। तो प्राकृतिक प्रवरण सीधी सी बात है कि वो लोग आगे बढ़ पाए, उन्हीं लोगों का प्रकृति ने चयन किया, आगे बढ़ने दिया या जीवित रहने दिया जो कि प्राकृतिक परिवेश के साथ, प्राकृतिक पर्यावरण के साथ में समायोजन कर पाए। इसी चीज को इन्होंने लागू किया समाजशास्त्र में। हर्बर्ट स्पेंसर ने डार्विन का प्राकृतिक प्रवरण के सिद्धांत को लागू किया समाजशास्त्र में और इसको कहा कि योग्यतम की उत्तरजीविता। इन्होंने कहा कि समाज में उन्हीं लोगों को जीवित रहने का अधिकार होता है, वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो कि उपयुक्त तरीके से स्थापित हो पाते हैं। मतलब कि सोसाइटी भी जैसे प्रकृति करती है कि सिर्फ वही प्राणी रह पाएंगे जो कि समायोजन कर पाते हैं प्रकृति के साथ में, उसी तरीके से जो समाज है, समाज भी ये करता है कि सिर्फ वही प्राणी आगे बढ़ पाते हैं जो कि समाज के नियमों के साथ, समाज के बदलते परिवेश के साथ, प्रकृति के साथ, सभी के साथ मिलजुल के तालमेल बिठा पाते हैं, समायोजन कर पाते हैं। तो वो लोग आगे बढ़ते हैं, उन्हीं लोगों का अस्तित्व बना रहता है। बाकी सभी प्रजातियां, बाकी समस्त जो जीव हैं वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इसको इन्होंने कहा योग्यतम की उत्तरजीविता। मतलब जो योग्य होगा वो ही जीवित रहेगा, वो ही आगे बढ़ेगा, और जो अयोग्य होगा उसका विनाश हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसको हम कई सारी सभ्यताओं से संबंधित देख सकते हैं। जैसे पहले के टाइम में बहुत सारी सभ्यताएं रहीं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से उन सभ्यताओं के जो लोग थे उन्होंने ठीक तरीके से वो समायोजन नहीं कर पाए, तालमेल नहीं बिठा पाए प्रकृति के साथ, समाज के साथ। तो धीरे धीरे उनका अस्तित्व खत्म हो गया। तो वैसे ही समाज में भी वही व्यक्ति रह सकते हैं जो कि उपयुक्त रूप से स्थापित हो पाते हैं। मतलब कि जो कि सही तरीके से समायोजित हो पाते हैं, तालमेल बिठा पाते हैं प्रकृति के साथ, समाज के साथ।
तो ये है योग्यतम की उत्तरजीविता, जो कि प्रभावित है प्राकृतिक प्रवरण सिद्धांत से। नेक्स्ट इन्होंने जो सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत दिया वो है सावयवी सिद्धांत। इसको मैंने पहले के एक लेक्चर में पढ़ाया था, तो अभी ब्रीफली बताऊंगी। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी। आप सभी लोगों का इतना सारा प्यार, इतनी सारी रिस्पेक्ट मिलती है, कई बारी तो मेरी आंखें भर आती हैं सच में। मुझे 2 दिन पहले किसी ने कमेंट किया था कि मैम आपके फेस पे स्माइल चली गई है, कहाँ क्या हुआ, अच्छा नहीं लग रहा है। सच में इतना अच्छा लगता है, इतना अपनापन सा फील होता है। मतलब कि मैं बोलती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली, लेकिन आप लोग सच में लगता है कि आप लोग मेरी एक्चुअल फैमिली हो। थैंक यू सो मच। इतनी सारी रिस्पेक्ट, इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट देने के लिए। आपका स्नेह, आपका सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा तो मैं भी और बेटर करने की कोशिश करूँगी। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं। सावयवी सिद्धांत। सावयवी सिद्धांत मतलब कि इन्होंने कहा कि जो समाज है ये एक सावयव है। समाज क्या है? एक सावयव है। सावयव माने कि हमारा ह्यूमन बॉडी जैसे होता है वैसे ही समाज में भी होता है। समाज के विविध अंग होते हैं, उनके मध्य में अंतःक्रिया होती है, अंतर संबंध होते हैं। अंतर संबंधित होकर के वो समाज को बनाए रखने के लिए अपना योगदान देते हैं। तो इन्होंने समाज की तुलना मानव शरीर से कर दी और समाज को बताया कि समाज एक सावयव है। जिस तरीके से शरीर के विभिन्न पार्ट उसको बनाए रखने में योगदान देते हैं, सभी समग्र रूप से कार्य करते हैं, सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, वैसे ही समाज के विविध घटक हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे शिक्षा हो, मतलब विविध संस्थाएं हैं, विविध समितियां हैं, समुदाय हैं, ये सभी इंटरकनेक्टेड होकर के आपस में अंतः संबंधित होकर के अंतरक्रिया करते हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप का जाल बनता है और ये सभी समाज को बनाए रखने में, सामाजिक संरचना को बनाए रखने में अपना योगदान देते हैं। ये कहा हर्बर्ट स्पेंसर ने। यही है इनका सावयवी सिद्धांत। इजी लैंग्वेज में मैंने थोड़ा सा फास्ट समझा दिया। आज सुबह मुझे एक कमेंट आया था टेलीग्राम पे कि मैम आपके जो समझाने का तरीका है बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच। मुझे अच्छा लगता है कि जब आप लोग ऐसे कमेंट करते हैं। नेक्स्ट जो सिद्धांत है सामाजिक उद्विकास का, ये क्या है? तो उद्विकास क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम समझेंगे सामाजिक उद्विकास। उद्विकास का मतलब होता है एक ऐसा परिवर्तन। देखिए, परिवर्तन से संबंधित ये सभी धारणाएं हैं। परिवर्तन में उद्विकास आ जाता है, प्रगति आ जाती है, विकास आ जाता है। इनमें सभी में अलग अलग अंतर हैं, लेकिन अभी हम समझेंगे उद्विकास क्या होता है। तो उद्विकास का मतलब होता है एक तरीके का विभेदीकरण। एक तरीके का विभेदीकरण। विभेदीकरण में क्या होता है कि व्यक्ति जैसे पहले तो ये सपोज दैट कि ये पूरा एक हाथ है, ठीक है, और ये पूरा एक हथेली में बंधा हुआ है। अब इसमें विभेदीकरण आएगा तो ये फिंगर अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, तो अब ये हो गया विभेदीकरण, ठीक। ये अलग अलग डिफरेंसेस। तो पहले इसको समझना आसान था कि ये एक ही था। अब ये 5 हो गए तो ये देखो, ये बड़ी है, फिर ये छोटी है, ये छोटी है, इधर भी असमानताएं हैं, संस्तरण हो गया और ये संस्तरणात्मक व्यवस्था हो गई। तो अब इसमें जटिलता आ गई, इसको समझना थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। तो अभी इसमें क्या है कि सामाजिक उद्विकास में भी सेम होता है। एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है, परिवर्तन की प्रक्रिया है ये उद्विकास, और इसमें एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है, ठीक है। निश्चित दिशा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ सीधी रेखा में ही परिवर्तन होगा। उद्विकास सीधा भी हो सकता है और वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। तो एक निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है, क्रमिक परिवर्तन होता है, क्रम से, मतलब कि ऐसा नहीं कि कैसे भी, क्रम से, कि एक ये क्रम हुआ फिर उसके आगे दूसरा क्रम आएगा फिर तीसरा क्रम आएगा, तो क्रमिक परिवर्तन होता है, ठीक है। स्तरों में, एक तरीके से कह सकते हैं स्तरों में, ठीक है। तो क्रमिक परिवर्तन होता है, निश्चित दिशा में परिवर्तन होता है, सरलता से जटिलता की तरफ परिवर्तन होता है। पहले कोई भी चीज, कोई भी वस्तु
सरल होती है, जब उसमें विभेदीकरण होता है तो उसमें जटिलताएं आ जाती हैं, उसको समझना कठिन हो जाता है। तो सरलता से जटिलता की तरफ परिवर्तन होता है और निश्चित दिशा में क्रमिक परिवर्तन होता है, प्लस सजातीयता से विजातीयता की तरफ ये प्रक्रिया बढ़ती है। सजातीयता मतलब पहले एक समान थी सारी चीजें, अब ये मुट्ठी बंधी हुई है तो ये एक दिख रही है, लेकिन अब इसमें विजातीयता देखिए, अब ये 5 हो गई तो ये छोटा बड़ा हो गया, संस्तरण हो गया, सभी की अलग अलग विशेषताएं हो गई। तो सबकी अलग अलग विशेषताएं मतलब इसमें डिफरेंस आ गए, विजातीयता हो गई। तो पहले ये सब एक ही था, फिर उसमें डिफरेंस आना शुरू हो गए, विजातीयता। मात्रात्मकता से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आकार ही बढ़ता है, गुणों में भी परिवर्तन होते हैं, संरचना में भी परिवर्तन होते हैं। सिर्फ आकार बढ़ना उद्विकास नहीं कहलाएगा, आकार के साथ साथ गुणों में भी परिवर्तन होते हैं, मात्रात्मक परिवर्तन भी होते हैं। तो ये होता है उद्विकास। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं कि इन्होंने समाज के संदर्भ में कैसे लागू किया। तो इन्होंने कहा कि समाज का भी उद्विकास हुआ है। ऐसा नहीं है कि जैसा अभी समाज है वैसा ही हमेशा से था, ऐसा नहीं है। इन्होंने समाज के 2 प्रकार बताए, एक बताया सरल समाज और दूसरा जो अभी है इसको उन्होंने कहा औद्योगिक समाज। ठीक, सरल समाज और औद्योगिक समाज। तो इसमें इन्होंने बताया कि समाज सरल से औद्योगिक में कैसे पहुंचा, जो अभी का समाज है ये किस तरीके से परिवर्तित होकर के, किन प्रक्रियाओं से गुजर करके अभी के समाज में परिवर्तित हुआ, कैसे ये चीज अभी आई। तो इसके लिए इन्होंने बताया सामाजिक उद्विकास की सरलता से जटिलता की तरफ, सजातीयता से विजातीयता की तरफ और मात्रात्मक से गुणात्मक की तरफ एक निश्चित दिशा में क्रमिक परिवर्तन हुआ। वो क्रमिक परिवर्तन कैसे हुआ? तो स्पेंसर ने कहा कि प्रारंभ में सरल यौगिक थे, इनको इन्होंने सरल समाज कहा। इन्होंने यौगिक शब्द यूज किया है। यौगिक को आप कह सकते हो कि समाज, या फिर आप कह सकते हो कि समूह। तो प्रारंभ में क्या था? सरल समाज थे या फिर सरल यौगिक थे। ठीक है, एकल यौगिक। उसके बाद इसको क्या कह सकते हैं? एकल यौगिक या सिर्फ यौगिक। तो पहले सरल समाज थे, लोग ऐसे ही छोटे छोटे ऐसे ही रहते थे कबीलों वगैरह में, कोई विशेष नियम, कोई विशेष बंधन, कोई औपचारिकताएं वगैरह इस तरीके से ज्यादा नहीं थी। तो प्रारंभ में यौगिक थे, फिर वो द्विक यौगिक में बन गए। द्विक यौगिक मतलब फिर कबीले वगैरह फिर थोड़ा सा और करीब आए, थोड़ा सा समुदाय वगैरह बनने लगे और उससे थोड़ा सा और ज़्यादा बड़े स्तर पर। तो उसमें और ज़्यादा जटिलता आती गई और अधिक असमानता आती गई, विभेदीकरण की प्रक्रिया और अधिक होने लगी, श्रम विभाजन वगैरह होने लगा और लोगों में असमानता, संस्तरण ये सब आने लगा। उसके बाद त्रिक यौगिक। तो यहाँ पे क्या हुआ कि राज्य बनने शुरू हो गए। पहले यहाँ पे क्या था? कबीले थे। उसके बाद द्विक में क्या हुआ कि छोटा छोटा थोड़ा समुदाय जैसा कुछ कुछ हो गया और उसके बाद यहाँ पे राज्य जैसी स्थिति हो गई। ठीक है, तो एकल यौगिक, द्विक यौगिक और त्रिक यौगिक, इसको एकल, दोगुना यौगिक, तेगुना यौगिक इस तरीके से भी एग्जाम में दे देते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहले थे सरल समाज, फिर आ गए औद्योगिक समाज और ये सब हुआ उद्विकास की प्रक्रिया के कारण क्रमिक रूप से। देखिए एक दिशा में बढ़ते चले जा रहे हैं और स्तरों में है पहला स्तर, दूसरा स्तर और ये तीसरा स्तर। अब यहाँ पे सरलता थी, सरल समाज थे, इनको समझना आसान था, इतना ज़्यादा जटिलता नहीं थी। फिर यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंस आते गए, लोगों में संस्तरण बढ़ता गया, श्रम विभाजन बढ़ता गया और संस्थाओं के प्रकार बढ़ते गए, समूहों के प्रकार बढ़ते गए और यहाँ पे और अधिक विभेदीकरण आ गया। लोगों में विजातीयता की जो मात्रा थी वो और अधिक हो गई। तो निश्चित दिशा में हुआ, क्रमिक परिवर्तन हुआ, सजातीयता से विजातीयता की तरफ हुआ, सरलता से जटिलता की तरफ हुआ। ठीक है, तो ये हो गया सामाजिक उद्विकास की प्रारंभ में सरल समाज, उसके बाद परिवर्तित होकर के औद्योगिक समाज बन गए। अगली चीज इन्होंने बताई है सरकार के संबंध में। स्पेंसर ने कहा कि सरकार वही सर्वोत्तम है जो कि सबसे कम शासन करे और सबसे कम हस्तक्षेप करे। मतलब कि कोई भी गवर्नमेंट हो जो नागरिकों पर कम शासन करती है, उन पे कम रूल्स लगाती है, कम हस्तक्षेप करती है, वो अकॉर्डिंग टू स्पेंसर सबसे अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि जब रूल्स कम होंगे, नियम कम होंगे तो सरकार निरंकुश नहीं होगी और राज्य के जो निवासी हैं
उनको स्वतंत्रता ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इन्होंने समाज की तुलना शरीर से करी है ना। तो शरीर देखिए किसी पे इतना ज़्यादा नियंत्रण नहीं लगाता, मतलब भर का नियंत्रण रहता है, मतलब भर का हस्तक्षेप रहता है। और ये सभी स्वतंत्र रूप से इसके पार्ट मिल करके आपस में योगदान देते हैं शरीर को बनाए रखने में, शरीर को सुचारू रूप से चलाए रखने में। तो इसी तरीके से सरकार को भी करना चाहिए कि जो समाज के विविध अंग हैं इनमें समायोजन बनाते हुए, इनको सुचारू रूप से चलाते हुए, कम हस्तक्षेप करते हुए, कम नियंत्रण करते हुए शासन करना चाहिए। तो वही सरकार सर्वोत्तम है जो कम हस्तक्षेप करे, अकॉर्डिंग टू स्पेंसर। अब देख लेते हैं कि कुछ प्रमुख कृतियां। पहली बुक है इनकी प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आई थिंक समाजशास्त्र के जो इन्होंने कॉम्ट ने दिया था समाजशास्त्र नाम सोशियोलॉजी को, उसके बाद शायद समाजशास्त्र की ये पहली पुस्तक है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी ये इनकी बुक है। उसके बाद प्रिंसिपल्स ऑफ बायोलॉजी, फिर डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी। अच्छा, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी व्याख्यात्मक समाजशास्त्र या निर्वचनात्मक समाजशास्त्र कह लो। तो डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी बुक जो है ये स्पेंसर की है, और अगर कभी कॉन्सेप्ट पूछता है कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था तो वो आपके वेबर माने जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे नोट कर लीजिए कि ये बुक स्पेंसर की है, और अगर कॉन्सेप्ट पूछता है तो यहाँ पे वेबर माने जाएंगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्टिव सोशियोलॉजी बुक इनकी है। अगली पुस्तक है फर्स्ट प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट बुक है मैन एंड स्टेट, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, पूछी जा सकती है। अगली बुक है द इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट बुक है द प्रॉपर स्फीयर ऑफ गवर्नमेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अगली पुस्तक है द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। नेक्स्ट है सोशल स्टैटिक्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है। तो सोशल स्टैटिक्स, तो लास्ट ये इतनी इनकी इंपॉर्टेंट बुक थी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।